हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनन्या एक चुलबुली सी खुश मिजाज लड़की थी। वो ना कुछ बुरा करती और ना ही अपने आसपास कुछ बुरा होने देती। एक दिन जब अनन्या कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि एक लड़का किसी लड़की पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और वो लड़का अनन्या के आगे पीठ करके खड़ा था। तभी अनन्या उसे पीछे से बोलती है, ओ मिस्टर, तुम्हारा ऊपर का स्क्रू ढीला है क्या? क्या मतलब किसी लड़की से बात करने का ये तरीका क्या है? अरे कब से देख रही हूँ तुम उस पर चिल्लाए ही जा रहे हो। अरे दम है तो मुझसे नजरें मिलाकर बात करो। उसके इतना कहते ही वो लड़का उसकी तरफ मुड़ता है और अनन्या उसे देखकर बोलती है, अबे तू तो आनंद है, ये कैसा हेयर कट करवाया है तूने? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। कैसी दोस्त है तू? स्कूल टाइम से तेरे साथ हूँ। तुझे तो मुझे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेना चाहिए, पर तू है कि मुझे पीछे से भी पहचान नहीं पाती। जा यार, मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। ओ नौटंकी, सॉरी बोल दिया ना मैंने, ठीक है ना? पर तू उस लड़की पर ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? सुबह तो तू ठीक था, और वो लड़की कौन थी? नौटंकी बोलती है? अरे पर मैं कब नौटंकी कर रहा हूँ, तू यही नहीं पहचान पाती? अरे यार, मैं तो यूं ही आते जाते उसके साथ प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था, वरना मैं लड़कियों से इज्जत से बात करता हूँ, समझी? हाँ, तू तो मेरा जेंटलमैन है, मेरा बेस्टी। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तेरे इस जेंटलमैन को सुपरमैन की स्पीड से तेरे को घर पहुँचाना पड़ेगा, वरना आंटी तुझे लेट आने पर फिर सुनाएंगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर ड्रॉप कर देता है। ये सब अनन्या की माँ कसूती खिड़की से देख रही होती है। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो अनन्या के घर के अंदर आते ही उससे बोलती है, छोरी, कितनी बार कहा है तुझे पराये लड़कों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। जवान हो गई है तू, बच्ची नहीं रही, थोड़ी तो अकल लगाया कर। अरे मेरी चिंतालू माँ, मुझे पता है कि आपको मेरी बहुत चिंता है, पर माँ, मैंने कितनी बार तो आपको बताया है कि आनंद मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे कोई पराया मर्द नहीं है वो। मुझे समझ नहीं आता माँ कि आपको उससे इतनी दिक्कत क्यों है। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, लेकिन इतना भी नहीं समझती कि छोरा छोरी दोस्त नहीं रह सकते, और वैसे भी तू किसी और की अमानत है। बस माँ, ये बात मैं बचपन से आज तक सुनती आ रही हूँ। आज आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं बार बार। अरे मतलब आगे तेरी शादी होगी तो जो भी तेरा पति होगा तू उसी की अमानत हुई ना। क्या माँ, मैं आपकी अमानत वाली बात जब भी सुनती हूँ ना, मुझे तो डर सा लगने लगता है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। और एक दिन जब वो अपनी कॉलेज में होती है तो उसकी माँ उसे कॉल करती है और कॉल पर उसकी बात सुनकर वो भागी भागी घर आती है तो देखती है कि हॉल में उसकी माँ और एक औरत और उसी के साथ एक लड़का बैठा है और टेबल पर कुछ मिठाइयाँ और कपड़े रखे होते हैं। तभी वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ सब ठीक तो है ना? आप फोन पर बहुत परेशान से लग रही थी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बोलिए। अरे छोरी ठहर जा, देख तो ले, घर में मेहमान आए हुए हैं। लो मंदाकिनी बहन भी आ गई। ये लो मंदाकिनी बहन, ये रही आपकी बहू, आपकी अमानत। अनन्या बेटा, पैर छू और आशीर्वाद ले। हे कान्हा जी, मारी बहू कितनी गोरी चिट्टी लागे से। बचपन की सुंदरता छोरी के चेहरे पर जैसी की तैसी बनी हुई है। देख ले छोरे, तेरी माँ की नजर उस उम्र में भी चौखी थी, तभी तो थारे लिए इतनी सुंदर लुगाई ढूंढी मैंने। बहू? माँ, ये लोग क्या बातें कर रही हैं? क्या ये लोग मुझे यहाँ शादी के लिए देखने आए हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम हो अनन्या, मेरी सोच से कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। मुझे खुशी है कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। ये हुई ना बात। अब कसूती बहन, जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर हम छोरी को ब्याह ले जाएंगे। वैसे ब्याह तो दोनों का कब का हो लिया, पर क्या है ना, मैं चाहूँ हूँ बहू पूरी रीति रिवाज से घर लाऊं ठीक से। अब हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अनन्या उनकी बातों से कुछ समझ नहीं पाती और हैरान होकर अपनी माँ से कहती है, माँ क्या था ये सब? ये औरत मुझे अपने बहू क्यों कह रही थी? अरे जिस लड़के से मैं पहली बार मिली हूँ, वो लड़का मुझे लाइफ पार्टनर बोलकर निकल गया। क्या मतलब मजाक चल रहा है यहाँ कोई? हाय छोरी, दिमाग पर इतना जोर ना डाल, ये सब कोई मजाक ना था। ये सच में तेरी सास है और वो लड़का सच में तेरा पति है।
तेरा ब्याह बचपन में ही राज जमाईसा के संग हो गया था। मेरी माँ जो मुझे किसी भी अनजान लड़के से बातें करने से रोकती टोकती है, वो बचपन में ही मेरी शादी कैसे करवा सकती है? अनन्या कसूती की बात पर यकीन नहीं करती, जिसके बाद कसूती उसे सब कुछ बताती है। बात उस दौर की है जब गांव में प्रथाओं के नाम पर घर वाले बचपन में ही बच्चों को शादी जैसे अटूट बंधन में बांध देते थे। अनन्या के माता पिता ने उसके पैदा होते ही उसकी शादी अपने दोस्त के 6 महीने के बेटे राज से करवा दी थी और उनकी पत्नियां अपने बच्चों को गोद में लिए मंडप में एक दूसरे से भूलती है। लो कसूती बहन, अब ये दोस्त से समधी बन गए और अनन्या हमारे घर की बहू। अपने राज की अमानत सौंप रही हूँ, सही समय पे विदाई कर ले जाऊंगी छोरी ने। अरे समधन जी, आप चिंता ना करो, मैं अपनी छोरी मतलब आपकी बहू को अच्छे संस्कार देकर ही बड़ा करूंगी। जिसके बाद अनन्या और राज के पिता एक दूसरे के गले लगते हैं। यानी आपने और पापा ने बचपन में ही मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया था। जिस बात का पता मुझे आज चल रहा है वो भी इन लोगों के आने पर। माँ, आप और पापा ऐसा कैसे कर सकते हो? हाय राम छोरी, ये कोई सौदा ना है, पूरे रीति रिवाजों के साथ ब्याह हुआ था तेरा और जमाईसा का, और अब तू अपने ससुराल जाने की तैयारी कर बस। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और राज और अनन्या की सगाई का दिन आता है। पूरे घर में चहल पहल होती है, लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने कमरे में तैयार होकर फोन पर आनंद से बात करते हुए कहती है, बाल विवाह का शिकार हूँ। ये जानकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दिल तो कर रहा है कि भाग जाऊं, लेकिन अगर ऐसा किया तो माँ पर क्या गुजरेगी। और वो बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ राज आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और डर के मारे अनन्या के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी वो एकदम से उससे दूर होते हुए बोलती है, तुम यहाँ? ऐसे दूर क्यों कर रही हो? अरे भाई, पति हूँ तुम्हारा, हक मेरा ही है तुम पर। एक आदर्श पत्नी अपने पति की हर बात मानती है, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। तुम सच में इन सब चीजों को मानते हो या फिर मुझे पसंद करने लगे हो, इसलिए मुझे अपना बनाना चाहते हो? चाहता हूँ? अरे तुम पहले से ही मेरी हो, मेरे अलावा तुम पर किसी का हक नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी पहचान यही है कि तुम मेरी पत्नी हो। तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वरना गोद में उठाकर यहीं से ले जाऊंगा, समझी? इतना कहकर वो चला जाता है और अनन्या समझ जाती है कि राज एक जिद्दी और बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जिसके बाद उनकी सगाई हो जाती है। कुछ समय बाद शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर होती है तो अनन्या शादी के जोड़े में बैठकर अपने कमरे में रो रही होती है। तभी वहाँ खिड़की से आनंद आता है और उसे बोलता है, कितनी बार कहा है तू ऐसे रोया मत कर, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं है। आनंद, तू क्यों आया यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना, ये शादी नहीं बर्बादी है मेरी। तुझे बर्बादी से बचाने आया हूँ, मुझ पर यकीन है तो चल मेरे साथ। तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और अनन्या उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ मंडप में सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनन्या आनंद का हाथ पकड़े गले में वरमाला डाले वहाँ आती है और उसे दूसरे लड़के का हाथ पकड़े देखकर मंदाकिनी बोलती है, बहू ये क्या बेशर्मी कर रही है? किसकी और कैसी बहू आंटी? ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है। तू होता कौन है इससे शादी करने वाला? उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है, पति हूँ मैं उसका। वो शादी नहीं, बचपन में हुआ मेरी जिंदगी का सौदा था। शादी तो दो लोगों की मर्जी से होती है और जिसकी दुहाई देकर तुम मुझ पर हक जता रहे हो ना, उसे बाल विवाह कहते हैं, जो कानूनन जुर्म है। इसलिए मेरा पति आनंद है, तुम नहीं, समझे? ये बात सुनकर राज को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी कसूती उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है हम बड़ों ने ये शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें मेरी बेटी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, समझे? अब मैं समझी कि शादी के लिए दो लोगों का एक दूसरे को जानना पहचानना कितना जरूरी है।
मुझे माफ कर दे अनन्या, तू सही कहती है, वो शादी नहीं बचपन में हुआ जिंदगी का सौदा ही था। जिसके बाद राज और मंदाकिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और उन्हें बिना दुल्हन की बारात लेकर लौटना पड़ता है। प्रीति रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसका देवर प्रेम वहाँ आकर उससे कहता है, हाय भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं देवर जी, खाना बना रही हूँ। आप बताइए क्यों याद किया आज भाभी को? अरे भाभी, वो मैं अपनी शर्ट लेने के लिए जा रहा था तो सोचा आपसे पूछूं कि आपके लिए साड़ी ले आऊं एक दो। अरे नेकी और पूछ। इसके बाद प्रेम शॉपिंग करने के लिए मॉल जाता है। वहाँ से वो अपने लिए 2 से 3 शर्ट्स लेता है और अपनी भाभी के लिए भी अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ ले लेता है। और कुछ टाइम के बाद वो घर आकर अपनी भाभी से बोलता है, भाभी, ओ भाभी, देखो मैं आ गया और क्या लेकर आया हूँ, जल्दी आओ यार। प्रीति भागी भागी आती है और प्रेम उसको शर्ट्स दिखाते हुए पूछता है, बताओ भाभी, कैसी है ये शर्ट? शर्ट तो बहुत अच्छी है देवर जी, लेकिन ये क्या, आप मेरी साड़ी तो लाए ही नहीं। ओहो भाभी, वो तो मैं भूल ही गया, सॉरी। क्या देवर जी, भूल गए? ओहो मेरी प्यारी भाभी, ये हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लो आपकी साड़ियाँ। प्रीति को वो दोनों साड़ियों में से एक साड़ी बहुत पसंद आती है और एक नहीं, इसीलिए वो प्रेम से कहती है, देवर जी ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है और दूसरी का कलर अच्छा नहीं है। ओ भाभी, अब यार ऐसा करो, अब चलो मेरे साथ, अपनी पसंद की एक्सचेंज करा लेना। हाँ ये भी सही है, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। प्रीति तैयार होकर आती है और दोनों देवर भाभी शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहले साड़ी एक्सचेंज करवा कर वो लोग और भी शॉपिंग करते हैं। प्रीति अपने लिए और भी साड़ियाँ ले आती है और प्रेम के लिए भी शर्ट्स और शूज ले लेती है। इसके बाद दोनों बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर आते हैं और सामान को घर में वापस देखने लगते हैं। तभी प्रीति की सास शारदा वहाँ आती है और इतने सारे शॉपिंग बैग्स को देखकर कहती है, अरे इतने सारे कपड़े क्यों लाए हो तुम दोनों? पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं? अरे माँ, कहाँ ज्यादा खर्च किए, बस 25,000 में ही मेरे और भाभी के कपड़े आ गए। ओ नालायक निकम्मे, 25,000 तो ऐसे कह रहा है जैसे अंबानी की औलाद है तू। शर्म नहीं आती तुझे? कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, लेकिन खर्चता ऐसे है जैसे बाप का माल हो। बाप का माल ही तो है। माँ जी डांट क्यों रही है? देवर जी को मैंने ही पैसे दिए थे, उनके पैसे मेरे पैसे एक ही तो बात है। हाँ तेरे पैसे, जैसे दहेज में लाई है ना कट्टा भर भर के। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है और महारानी ऐसे उड़ा रही है। शारदा अपने बेटे प्रेम और बहू प्रीति को डांट कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन दोनों पर इसका कोई असर नहीं होता। आए दिन दोनों कभी कहीं से तो कहीं से शॉपिंग करके आते, कपड़ों का ढेर घर में लगाते जाते। ऐसे ही एक दिन प्रीति का पति विवेक अपनी शर्ट निकालने के लिए कपड़ों की अलमारी खोलता है और उसके ऊपर अलमारी खोलते ही ढेर सारी साड़ियों की बरसात हो जाती है, जिसे देखकर वो प्रीति को आवाज लगाते हुए कहता है, प्रीति ये क्या है यार, सारी अलमारी अपनी साड़ियों से भर रखी है। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? ओहो विवेक जी, ये क्या किया? पता है कितनी महंगी साड़ियाँ हैं ये, सारी नीचे गिरा दी। वाह, अपनी साड़ियाँ नीचे गिरी हुई दिख गई, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम्हारे कान तक नहीं गया। क्या बोल रहे हो आप? अब बोलो। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे यार, मेरी साड़ियाँ है ना ज्यादा हो गई हैं। आपके कपड़े मैंने बाहर निकालकर सूटकेस में रख दिए थे, वो देखो बेड के पास रखा है, उसमें से ले लो। विवेक को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसकी अलमारी में उसके कपड़े निकालकर किसी मेहमान की तरह सूटकेस में डालकर रख दिए गए हैं। तभी विवेक चिढ़ते हुए कहता है, वाह, अरे मेरे ही कपड़े बाहर निकाल दिए। अरे सूटकेस में क्यों डाले, बाहर ही फेंक देती। ओ मेरा बेबी, गुस्सा मत हो, आज अलमारी अच्छे से साफ करके रख दूंगी कपड़े उसमें। ठीक है, अब जा रहा हूँ मैं तैयार होने। अच्छा बेबी सुनो ना, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है देवर जी के साथ। मेरे पास नहीं है, और पिछले हफ्ते दिए थे ना तुम्हें 50,000, कहाँ गए वो? इतने में प्रीति को याद आता है कि वो पैसे तो उसने शॉपिंग पर खर्च कर दिए थे, जिसे छुपाने के लिए वो विवेक की बात काटते हुए कहती है, अरे बेबी मत दो, अच्छा जाओ, तुम लेट हो रहे हो, जाओ जाओ। प्रीति इतना कहकर विवेक का ध्यान पैसों से हटाकर उसे भेज देती है।
लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो शॉपिंग पर नहीं जा पाती और उसको उदास देखकर प्रेम कहता है, ओ माय डियर भाभी, क्या हुआ, उदास क्यों हो? अरे देवर जी, पैसे तो सारे खत्म हो गए। अब इस वीक शॉपिंग कैसे जाएंगे? आपको पता है नया कलेक्शन आया है मॉल में साड़ियों का। हाँ भाभी, मैंने भी सुना है लेटेस्ट शूज कलेक्शन आए हैं। पर क्या फायदा देवर जी, हम तो यहाँ नल्ले बैठे हैं, पैसे तो है ही नहीं। एक आइडिया है, मैं कुछ देर में आता हूँ। इतना कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है और अपने एक दोस्त अमन से कुछ पैसे उधार ले आता है और घर आकर प्रीति से बोलता है, चलो भाभी, शॉपिंग पर चलते हैं। अरे पर पैसे तो है ही नहीं देवर जी। अरे भाभी, पैसे है मेरे पास, मैं अपने एक दोस्त से लेके आया हूँ। जब मेरे पास होंगे तो मैं उसको वापस दे दूंगा। अरे वाह, जल्दी से चलिए अब तो। दोनों इसके बाद शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं। प्रेम और प्रीति अपनी शॉपिंग की दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनको अमन से लिए पैसे वापस भी देने हैं। कई महीने बीत जाते हैं। प्रेम अमन का फोन नहीं उठाता, जिस वजह से अमन गुस्से में आकर उसके घर आता है और जोरों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, प्रेम, ओ प्रेम, कहाँ है? अब भाई पैसे लेकर छुप गया अपने घर में, बाहर आ। चिल्लाने की आवाज सुनकर विवेक बाहर आता है और उसके पीछे से शारदा भी आ जाती है। अमन को चिल्लाता हुआ देखकर विवेक उससे पूछता है, अरे अमन, तुम यहाँ कैसे? और तुम चिल्ला क्यों रहे हो? विवेक भैया, प्रेम कहाँ है? अरे मुझे उससे बात करनी है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा और इतने टाइम से भूल गया कि लेने के बाद वापस भी करना होता है। अरे भाई, देना क्या होता है? तो प्रेम ने क्या लिया था तुमसे, बताओ तो जरा। अमन की आवाज सुनकर प्रीति और प्रेम भी वहाँ आते हैं, जिसे देखकर अमन कहता है, अरे भैया, प्रेम पैसे लेकर गायब हो गया है। पैसे लौटाने भी होते हैं। 3 महीने से फोन कर रहा हूँ, ना फोन उठा रहा है, ना कोई जवाब देता है। क्या भागने वागने का इरादा है क्या? प्रेम थोड़ी टेंशन में आ जाता है कि विवेक और माँ के सामने पता न लग जाए कि उसने शॉपिंग के लिए पैसे उधार लिए हैं। तो वो अमन को चुप करने के लिए इशारे करते हुए कहता है, अरे अमन भाई, चल बाहर चल के बात करते हैं ना इस बारे में। विवेक प्रेम को टोकते हुए बोलता है, नहीं अमन, यही बताओ क्या बात है, सबके सामने बोलो। अरे भैया, ये प्रेम शॉपिंग के लिए मुझसे 30,000 रुपए ले गया था और 3 महीने बाद लौटाने का वादा करके मुंह तक नहीं दिखाया इसने। और तो और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। विवेक को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो प्रेम से बोलता है, तुमने ये पक्का शॉपिंग के लिए लिए होंगे और तुम्हारे साथ प्रीति भी होगी इसमें शामिल। हाँ भैया। अब बस यही बचा था। इन दोनों ने तो अब उधार लेना भी शुरू कर दिया अपने फिजूल खर्चों के लिए। हे भगवान, कैसा बेटा और कैसी बहू दी है तूने। माँ जी, वो हम। प्रीति को गुस्से से चुप करवाते हुए विवेक कहता है, अरे चुप रहो तुम। और तुम दोनों ने आज मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। मेरी कमाई उड़ाकर चैन नहीं मिला, जो लोगों से भी बाहर पैसे मांगने जा रहे हो। और प्रीति तुम, अरे तुम तो घर की बहू हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बहू तो लक्ष्मी की तरह पैसे बचाती है और घर चलाती है, लेकिन तुम्हारा बस चले तो हमें भिखारी बना दो। विवेक जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी? अरे तुम दोनों ने हमेशा फिजूल खर्चा किया। तुम्हें अपने आप से फुर्सत मिले तब तो तुम दूसरों के बारे में सोचोगे ना। और करो शॉपिंग, एक काम करो, इस घर को भी बेच दो। मैं माँ को लेके चला जाता हूँ यहाँ से। विवेक की इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रेम और प्रीति बहुत शर्मिंदा होते हैं और रोते हुए उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो विवेक जी। मुझे समझ आ गया है कि फिजूल खर्च करने से अच्छा है कि अपने घर के कामों में ध्यान दूं और पैसा बचाऊं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दो भैया। मैं भी अब मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊंगा और घर में हाथ भी उठाऊंगा आपका, और अपने फिजूल खर्चे बिल्कुल बंद कर दूंगा। और आप और माँ हमको छोड़ के मत जाओ प्लीज। प्रेम और प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और विवेक भी उनको बदलने का एक मौका देता है। साथ ही अमन को उसके पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। इस सब के बाद प्रीति एक अच्छी बहू बनके पूरे घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाती है और प्रेम भी अब मेहनत करके घर चलाने में अपने भाई की मदद करता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।